हालांकि आपके बारे में पंकज जी कई बातें अभी हो चुकी हैं और आपकी तारीफों के बारे में, आपकी तारीफें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बनती भी हैं, क्योंकि जैसे ही आपने चुनाव जीता दिल्ली में तो ये कहा गया कि बक्सर के पंकज ने कमाल कर दिया। तो ये जो बक्सर का पंकज है, विधायकी का चुनाव आपने लड़ा, सीधे आप रेखा कैबिनेट में शामिल हो गए और बिहार में भी जश्न मना और दिल्ली में तो जश्न के मायने ही अलग थे। तो अंदर कितने लड्डू फूटे बिहार बक्सर के पंकज के? सुखद भी रहा और माता के जाने का दुखद भी रहा। तो सुखद ये रहा कि मैं जिस पार्टी से आता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को सम्मान दिया, एमएलए की टिकट दी, फिर मैं एमएलए बना, मिनिस्टर बना और वो बहुत सुखद का, मतलब पार्टी ने उस लायक समझा मुझे कि मिनिस्टर बनाना चाहिए पंकज को, तो बनाया। तो सुखद तो रहा ही रहा जी, थोड़ा दुखद भी रहा कि थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दुखद रहा कि माता जी उसी समय मेरी स्वर्गवास हो गई। बट अच्छे विचारों के साथ उन्होंने देखा कि मैं जीता हूँ चुनाव, उनको पता चल चुका था कि मैं मंत्री बनने वाला हूँ, तो अच्छा लगा। जो भी रहा उसको, उसका विवरण करना थोड़ा सा मेरे लिए मैं उसका विवरण नहीं कर सकता। उसको अच्छा और बुरा दोनों समय साथ साथ चल रहा था। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी माताजी का आशीर्वाद हमेशा से आपके साथ ही था और उस आशीर्वाद की बदौलत आपने एक बड़ी जीत भी दर्ज की और दिल्ली में बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत थी। 37 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन कहते हैं कि जब कोई एक व्यक्ति परिवार का चुनाव लड़ता है तो वो अकेला नहीं लड़ता है, उसका पूरा परिवार भी साथ साथ उस चुनाव में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहता है। आपकी दो बड़ी खूबसूरत प्यारी सी बेटियां हैं, तो आप जब चुनाव जीते तो बेटियों ने कैसे बधाई दी? देखिए, स्वाभाविक है कि जैसे मैं पुत्र हूँ, वो भी मेरी पुत्रियां हैं, मेरी भतीजियां, मेरे भतीजे, सब लोगों ने मिलके चुनाव लड़ा। और जब एक घर में एक आदमी कुछ भी जीतता है तो खुशी तो पूरे परिवार को होती है। हम संयुक्त परिवार वाले हैं, हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, तो हमारी खुशियां तो संयुक्त होती है जी। तो संयुक्त में सबने अपनी खुशियां अपनी एक साथ मनाई। और उसका क्योंकि बताया ना आपने कि उस समय हमारे साथ ऐसी एक घटना हो गई थी कि उस खुशियों के बारे में, खुशियां थी, मन में दुख भी था साथ साथ जी। अब आप लोगों की तरफ से एक स्लोगन दिल्ली चुनाव से पहले दिया गया कि दिल्ली में बदलाव चाहिए, बीजेपी की सरकार चाहिए। आप लोगों के मन में सवाल यह है कि भाई आपको इतना बड़ा मैंडेट दे दिया, आपने चुनावों से पहले अपनी कैंपेनिंग में आम आदमी पार्टी को लेकर तमाम आरोप लगाए, उन्होंने आप पर काउंटर अटैक किए, लेकिन जो आपका प्रचार था वो काम आया और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन अगर आज कोई पूछे कि दिल्ली में क्या बदला, ग्राउंड पर क्या बदलाव फौरी तौर पर रेखा कैबिनेट दिल्ली में बीजेपी की सरकार लेकर आई है, तो वो क्या क्या रहे? देखिए, मेरे से पहले वक्ताओं ने, मेरे मिनिस्टरों ने, ऑनरेबल मिनिस्टरों ने, सीएम मैडम ने बात अपनी रखी होगी। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मेरे पास हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और आईटी सेक्टर है, जिसकी हालत बद से बदतर थी। और लगभग 30 दिन बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जाइए, उस बदलाव को देखिए कि कितना बदलाव है। मैं ये प्राउडली कहूँगा कि हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं, इनकी नाकामियों के कारण चुपचाप बैठ गए थे। आपसे प्राउडली कहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं और उनको एक्टिवेट करके हम उनकी सारी डिमांड को पूरा कर रहे हैं और वो काम करने लगे हैं। आप हॉस्पिटलों में जाइए, आप जो कोई भी हॉस्पिटल में आप राउंड लीजिएगा तो आपको उसको चेंजेस अपने आप दिखेंगे। चेंजेस दिखेंगे कि पेशेंट्स के साथ इलाज हो रहा है, पेशेंट्स को मेडिसिन मिल रही है, पेशेंट्स को फर्स्ट एड मिल रहा है। तो इस फर्स्ट एड मूलभूत सुविधा की कमी थी, वो मिल रहा है। लेकिन आपने बहुत जल्द मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का फैसला क्यों लिया? मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आम आदमी पार्टी सरकार का इनिशिएटिव था, या आपको लगा कि उसका वो इम्पैक्ट है नहीं दिल्ली वासियों के लिए? मैडम, पहली बात, मोहल्ला क्लिनिक का जो नाम इस दिल्ली शहर में हमारी पुरानी सरकार लेकर आई थी, उसने किया क्या है? आपके साथ मैं चलता हूं, आप मुझे 10 मोहल्ला क्लिनिक दिखा दीजिए जहां पे चलता हो दिखेगा आपको। इन्होंने तो एक फ्रॉड का अड्डा बना रखा था। 190 किराए पे इनके मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं।
उसके बगल में आप जाइए, वहाँ पे किराए पे आपको 5,000 का मिलेगा और वही मोहल्ला क्लिनिक 25,000 रुपये में किराए पे मिलेगा। उसकी बिजली उसका मकान मालिक उसी से लेता है। 35-40 रुपये का नुकसान हर मोहल्ला क्लिनिक से होता है और वहाँ उसके बाद ना वहाँ दवाई है, ना डॉक्टर है, ना मेडिसिन है। तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक को रख के दिल्ली के लिए क्या करेंगे जी? उनकी जो भी चीजें हैं, एक भी चीज हमारा मानना है कि हमें सुविधा देनी है, भ्रष्ट मुक्त सुविधा देनी है। ये भ्रष्टाचार से लिप्त लोग हैं। इन्होंने कोरोना के टाइम पे जब ऑक्सीजन मांगा जा रहा था तो ये शीश महल बना रहे थे। ये तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी ने खुद दिल्ली के शहरों में आके लोगों को ऑक्सीजन दिया कोरोना के टाइम पे। उस समय कहाँ थे? ये तो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लोग को, और मैं आपको मेडिकली भाषा में समझाना चाहूंगा, यहाँ डॉक्टर्स भी बैठे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के नाम पे इनका दवाई है, ना रुई है, ना कॉटन, ना इंजेक्शन है, तो फर्स्ट एड कैसे देंगे? ये क्या देंगे? ये तो फ्रॉड बिल बनाने के तरीके थे। 12 रुपए में डॉक्टर काम करेगा, 8 रुपए में फार्मासिस्ट काम करेगा। तो ये दिल्ली की जनता के साथ इनजस्टिस था और हम जो करेंगे वो आपके सामने 100 दिन के अंदर आएगा। दिल्ली हेल्थ के सेक्टर में 100 दिन में ये नहीं कहूंगा कि आमूल चूल परिवर्तन होगा, लेकिन दिल्ली हेल्थ के सेक्टर में बदलती हुई दिखेगी, इसका विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आपने कोई खाका तो तैयार किया होगा, क्योंकि जब हम कोई चीज बंद करते हैं या हटाते हैं तो उसका एक विकल्प देते हैं जनता को। तो मोहल्ला क्लिनिक का विकल्प क्या है जनता के सामने? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक का विकल्प हम ला रहे हैं, उसके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आ रहा है और हम अपना औषधालय केंद्र खोलेंगे जिसमें आपको फर्स्ट एड की सारी सुविधा मिलेगी, जिसे डे केयरिंग कहते हैं। ये मतलब आप पेशेंट, कोई डायरिया का पेशेंट आ गया, कोई भी पेशेंट आ गया, उसे उस समय डे केयरिंग का पेशेंट इलाज मिले, फिर उसे एडमिट कहीं करना होगा तो उसे एडमिट कर सकते हैं। तो ये कहते रहे कि आपने भ्रष्टाचार को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाया, प्रूफ को छुआ नहीं, बस उसका नाम जपते जपते कि भ्रष्टाचार किया है सरकार ने और इसको सत्ता से बेदखल कर दें। देखिए, ऐसा है, कैग की रिपोर्ट भी आपके सामने आई है। कैग की रिपोर्ट ने कहा खुलेआम, इनको कोरोना के लिए 700 करोड़ रुपए दिए गए हेल्थ सेक्टर में, उसका कोई भी इनके पास फाइंड आउट नहीं है कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने 10,000 बेड लगाने को कहा 2016 में, 1300 बेड भी मुश्किल से लग पाए। हॉस्पिटलों की ये हाल है कि लोकल परचेसिंग की अब स्थिति चेक करेंगे 10 साल में तो खुलेआम भ्रष्टाचार दिखता है। और मैं आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई बख्शा नहीं जाएगा इस पे, क्योंकि हमारे को दिल्ली की जनता को बेटर सुविधा देनी है, हम उस पर भी लगे हुए हैं। और जो इस पे लिफ्ट पाया जाएगा, बहुत लिफ्ट पाया जा रहा है, इंक्वायरी चल रही है। भ्रष्टाचार तो मैडम आप चल के देख सकती हैं, भ्रष्टाचार की कमी, भ्रष्टाचार इनके सामने, मतलब इनके लिए नया वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार इनके लिए बहुत छोटा वर्ड है, हर एक चीज में भ्रष्टाचार है इनके। आपने उसी भ्रष्टाचार की एक बानगी शीश महल को बताया, फिर आपने कहा कि वहां पर सीएम जो भी बनेगा, और उसके बाद रेखा गुप्ता जी बनी कि सीएम उस शीश महल में नहीं रहेंगे, फिर आप उसको म्यूजियम बना देंगे। एक तरफ वो थे जो शीश महल में पत्रकारों को ले जाना चाहते थे, तो अब उसके म्यूजियम बनने की घोषणा सरकार करने की तैयारी कर चुकी है कि हम उसको म्यूजियम बना देंगे और पब्लिक के लिए जल्दी ओपन करेंगे ताकि भ्रष्टाचार पता चल सके क्या हुआ। देखिए, आपको देखना हो मैं आपको लेकर चल सकता हूँ। अभी उसके ऊपर तय नहीं हुआ कि इसको क्या किया जाएगा। शीश महल शीशी महल है वो, और वो राजा बाबू उस पे रहते थे, जो दिल्ली की जनता को सिर्फ बरगलाते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं साफ पानी दे दूंगा, अच्छे रोड दे दूंगा, सीवरेज दे दूंगा, जो कर नहीं पाए। हाँ, लेकिन अपना घर उन्होंने बहुत बढ़िया बनाया था। और कब बनाया था? जब कोरोना का टाइम था और दिल्ली की जनता ऑक्सीजन मांग रही थी और ये शीश महल बनवा रहे थे। आपने शायद अभी ऐलान किया ई बसेस चलाने का, और शायद आप कुछ दिन बाद उन ई बसेस को शुरू भी करने वाले हैं। जी। तो उससे जाहिर है कि एक इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो ई बसेस हैं, हम वैसे ही एनवायरनमेंट दिल्ली की और दमघोटू हवा की बात करते हैं, तो उसका रोड मैप क्या है? किस तरीके से आप उन ई बसेस को अवेलेबल करवाएंगे? क्या महिलाओं के लिए उसमें फ्री बस सर्विसेज होगी या नहीं होगी? 100% महिलाओं के लिए फ्री है। और जैसे पहले की तरीके से बस स्टैंडों पे बसें रुकती नहीं थी, हमारी माता बहनें कंप्लेन करती थी। इनफैक्ट मैं एक मीटिंग से आ रहा हूं, अभी वो कंप्लेन कर रही थी। इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। हमारी 31 मार्च से हमारी बसों की
जो टेन्योर पीरियड है वो खत्म होता जाएगा टाइम बाय टाइम। कुछ बसें मार्च में खत्म हो जाएंगी, कुछ बसें अप्रैल में खत्म होंगी। जैसे जैसे खत्म होती जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें, ईवी बसें लगाते जाएंगे। अप्रैल में हम लगभग 1000 बसें चालू कर रहे हैं। इसके साथ एक और बात जो आपने रोहिंग्याओं को लेकर, और आपके विकासपुरी में अभी कुछ दिन पहले ही एक ड्राइव चली थी कि पहचान की जाए, उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, और चुनावों के दौरान आपने कहा था कि हम रोहिंग्याओं को दिल्ली से हटाएंगे। इसमें तो क्या है रोहिंग्याओं को हटाने का प्लान, और एक्चुअल में ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? क्योंकि इसको लेकर आपसे सवाल भी पूछे गए, क्या करेंगे आप? सबको भगा देंगे? नहीं, देखिए भगाने की बात नहीं है। आप मुझे बताइए कि उनको वो यहाँ करते क्या है। दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए इनका हटाना जरूरी है। पहले तो इलीगल तरीके से इंडिया में आए हुए हैं, वो क्राइम भी करते हैं, वो रोडों को गंदा भी करते हैं। तो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें रिपोर्ट करेंगे। इसमें गलत क्या है? अब ठीक है, आपने रोहिंग्याओं की बात की, मोहल्ला क्लिनिक की बात की, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और थोड़ा सा मेरे पास क्योंकि समय की बाध्यता है, दो बातों पर मैं जरूर बात करना चाहूंगी। एक तरफ महाराष्ट्र में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, महल इलाके में हिंदू मुस्लिम पथराव से लेके घटनाएं चल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि उसकी वजह बीजेपी नेताओं के वो अग्रेसिव बयान रहे जो उन्होंने चुनावों के दौरान दिए। खासतौर से दिल्ली इलेक्शन के समय, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे जैसे बयान थे, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उनको बढ़ाया गया, और जो देखने को महाराष्ट्र के महल इलाके में मिला। ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए, और अगर रुकनी चाहिए तो कैसे रुकनी चाहिए? डबल इंजन की सरकार है आपकी। पहले ये बताइए कौन कह रहे हैं? कहने वाले कौन है? विपक्ष है। विपक्ष की परिभाषा क्या है? देखिए, कहने वाले जो लोग हैं जिनका वजूद नहीं है वो ये बातें कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ना किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व होती है। अब कोई भी कुछ कह दे, हम एक बड़ी इस बातों को कभी तवज्जो नहीं दे रहे। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अपोजिशन को कुछ भी कह सकता है जी। हम लोग का ये कह देगा जी वहां झगड़ा हो रहा था, वहां चोरी हुई। नहीं तो ऐसे तो फिर जब आप ऑपोजिशन में थे तो बहुत कुछ कहते थे, फिर उस वक्त की सरकार को आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए था। लेकिन जनता ने आपके आरोपों को सीरियसली लिया, इसीलिए तो आपको मौका दिया। हमने जो भी दिल्ली के बारे में बोला, क्या वो सत्य नहीं है? आप मुझे बताइए कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में इतना बड़ा घोटाला हो गया, क्या जल बोर्ड में इतना बड़ा घोटाला हुआ, पीने का पानी लोग को नहीं मिल रहा, क्या हमने गलत कहा? सर, आरोप तो नैरेटिव का खेल है, कौन कितनी मजबूती के साथ जनता के बीच उसको एस्टैब्लिश करता है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या दिल्ली वालों को पीने का पानी मिलता था, साफ पानी? मौसम पे निर्भर करता था। गर्मियों में बड़ी दिक्कत होती थी, ग्राउंड वाटर साफ पानी नहीं आ पाता था। आई रिपीट अगेन माई क्वेश्चन, क्या पीने का साफ पानी दिल्ली को मिलता था? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में घोटाले नहीं थे? क्या ट्रांसपोर्टेशन के मामले में इन्होंने कहा कि हमने फ्री महिलाओं बस कर दी है इसलिए हमें घाटा हो रहा है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, डीटीसी प्रॉफिटेबल कंपनी इस वर्ष ही बन के दिखाएगी आपको। बहनों को, माताओं को फ्री में चलने से डीटीसी नुकसान में नहीं जाती है जी, इनके करप्शनों के कारण जाती है। कि हमने जो कहा वो ऑथेंटिक कहा, और वो आपके सामने दिख रहा है। और अभी आपको 100 दिन के अंदर और भी कुछ दिखेगा कि जो कह रहे हैं वो सत्य है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता को उन 100 दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहेगा। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100 दिन में दिल्ली बदलती हुई आपको दिखेगी। ये कह दूं कि पूरी बदल जाएगी, ऐसा नहीं कहूंगा। नहीं, और 100 दिन में दिल्ली बदलती और आपको तो बदलना भी चाहिए, क्योंकि पूर्वांचलियों का आप चेहरा हैं। फिर पूर्वांचलियों का त्योहार यहाँ पर होता है, यमुना को लेकर और उसकी गंदगी को लेकर भी आप लोगों ने बोला, तो निश्चित तौर पर साफ हवा से लेके 11 साल छठ की सफाई के नाम पे यमुना को इतना गंदा रखा, पूर्वांचल के लोग को धोखा दिया। छठ माई हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है, उसको धोखा दिया, कितने हजारों का फंड खा गए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस छठ में हम डुबकी वहीं लगाएंगे और आप देखेंगे पानी साफ दिखेगा आपको। बस एक अंतिम सवाल, क्योंकि दिल्ली में आपको इतनी बड़ी जीत मिली और आप बिहार के बक्सर से दिल्ली में जीते हैं, बिहार में चुनाव होने हैं, तो बिहार में भी क्या इसी तरीके का जश्न बीजेपी देखने की उम्मीद कर रही है? 100%।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, एक बार जोरदार तालियां इस चर्चा के लिए। थैंक यू सो मच।